आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार अशोक वर्मा आ गया है। तो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी हुई जहां पर हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और स्ट्रीट फोटोग्राफी हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये मेगापिक्सल्स सिर्फ एक मिथ है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो उसको वो बनाती है जो वो है। मोबाइल कैमरा को एक वो नहीं बनाना, बैसाखी नहीं बनानी है अपनी। कैमरा आप अपने पैसे से लोगे तो आपकी सीरियसनेस का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि ये कितनी मुश्किल से आया है, एंड देन यू विल बिकम मोर सीरियस टुवर्ड्स फोटोग्राफी। आज के इस स्ट्रेट टॉक के 5th एपिसोड में हम ऐसे इंसान से मिलेंगे जो एकदम मस्त मौला है, और उनकी वीडियोस देख के हम सब में एक एनर्जी की लेवल जो है बहुत ऊपर चली जाती है। इनके सफ़ेद बालों पर मत जाना, जब ये फील्ड पे उतरेंगे ना तो हम सबको टक्कर दे के आगे निकलने वाले हैं। और वो और कोई नहीं है, वो है हमारे अशोक वर्मा सर। सर, मोस्ट वेलकम टू दिस शो ऑफ स्ट्रेट टॉक, and thank you so much sir for giving me a valuable time today sir. Thanks to you, and it's my pleasure to be with you, and I think कि ये मज़ेदार होने वाला है और करारा होने वाला है, और हम सब मेरे ख्याल इसको एंजॉय करेंगे। जो देख रहे हैं वो भी एंजॉय करेंगे, और हम तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार अशोक वर्मा आ गया है। क्या बात है, ये बिल्कुल ये सिग्नेचर लाइन जो थी, ये सबको मज़ा आता है जब सर का वीडियो शुरू होता है। तो सर, एक पहला सवाल ये आता है कि हम नॉर्मल इंसान जब सुबह उठते हैं ना तो हम लोग अंगड़ाई लेते हैं, हम लोग यौन करते हैं, हम क्या क्या करते हैं। तो आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आप आपका दिन शुरू करते हो तो आप में इतनी एनर्जी, आप तो मॉर्निंग में आप पलंग पे खड़े हो जाते हो, मैं हूँ अशोक वर्मा और मैं आज तोड़ देने वाला हूँ। तो इस तरह के एनर्जी लेवल होता है। आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है सर? आप कैसे प्लान करते हो अपने दिन को, क्या क्या करोगे, कैसा? तो बस उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मेरे दिन की शुरुआत एक्चुअली रात से ही हो जाती है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं एक फुल टाइम फ़ोटो जर्नलिस्ट हूं, तो हम लोगों को जो अगले दिन का काम होता है उसकी प्लानिंग मैं रात को ही कर लेता हूं। तो मुझे पता होता है कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और अगर मेरा शूट बाद में है तो मैं अपने लिए वीडियोस बनाने हैं, तो उसकी प्लानिंग रात को हो जाती है। तो जब मैं सुबह उठता हूं तो सब कुछ सेट होता है। और मेरा एक बुरी आदत कह लीजिए या अच्छी आदत कह लीजिए, चाहे रात को मैं 2 बजे सोऊं, चाहे रात को 5 बजे सोऊं, उठना मुझे सुबह 5 बजे ही है। तो वो एक मेरी रूटीन है, और पता नहीं, शायद उससे मुझे लगता है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और प्लस जो सुबह का टाइम होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, वो बहुत फ्रेश होता है और आपको फ्रेश रखता है, और एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। मुझे लगता है कि घर के सारे बाकी लोग सो रहे हैं और मैं वो 3-4 घंटे बाद जब उठेंगे तब तक तो मैं बहुत कुछ कर चुका हूँगा। तो बेसिकली रात को मेरी सारी प्लानिंग हो जाती है, और सुबह मैं तरोताज़ा मसालेदार बन के उठ जाता हूँ। तो बेसिकली सर, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, आई थिंक ये आपने बहुत ये मुहावरे को आपने सही पकड़ के चला है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब ये मैं बाकी लोगों को भी बोलूँगा। अगर जो लोग बोलते हैं ना सर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि सबके पास यार 24 घंटे हैं। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? सो के मैनेज करते हो, मतलब टीवी देख के मैनेज करते हो, और फिर आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। तो आप अपना टाइम मैनेज करना सीख गए ना तो सब कुछ हो जाएगा। वो 24 घंटे भी कम पड़े, मतलब कम नहीं पड़ेंगे, वो 24 घंटे लगेगा कि बहुत सारे घंटे हैं आपके पास। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी काम करते हो, चाहे फोटोग्राफी करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करते हो, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। ये बात बहुत सही बोली सर कि अमीर हो चाहे गरीब हो, जो टाइम का लिमिटेशन है 24 आवर्स का, वो सबके लिए एक जैसा ही है। कोई कैसा यूज़ करता है, कोई कैसा यूज़ करता है उसको, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हाउ यू नो आप कैसे सक्सेस को हासिल करते हो। सर, फोटोग्राफर आप हो, पर ये आपने कब जाना कि आपको फोटोग्राफी पसंद है और आप उसको परस्यू करना चाहते हो, और उसके आगे फोटोग्राफी में स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको करना है, ये आपको कब रियलाइज हुआ सर? ये मैं जानना चाहूँगा और हम सब जानना चाहेंगे सर। अच्छा, मैं बेसिकली जब 7th 8th 9th क्लास में था तो मेरे को लिखने की बहुत मतलब शौक़ था। तो बस में मैं सबसे पीछे बैठता था स्कूल में जाते हुए और आते हुए, और मैं वहाँ पे पोइट्री लिखता था। तो मुझे लिखने का शौक़ था, प्लस मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ था, और ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था। तो मेरे लिए आर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि मैंने 12th तक
बायोलॉजी ली और मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरा झुकाव बायोलॉजी में भी जब डायग्राम्स बनाने होते तो मुझे बहुत मज़ा आता था, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब डायग्राम बनाने पड़ते थे तो मैं बहुत अच्छे से बनाता था। तो वहाँ से मेरा एक बैंड था कि आर्ट से मुझे कुछ अलग ही प्यार था, चाहे वो लिखना हो, चाहे फिर वो ड्राइंग करनी हो, चाहे वो स्केचिंग हो। तो जब 12th मैंने पास कर ली और जब मेरे को घर वालों ने बोला कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दो, बायोलॉजी की मैंने पढ़ाई करी थी कि डॉक्टर बनना है अब तो एग्ज़ाम भी दे दिया, थ्रू भी कर लिया एग्ज़ाम, ज्वाइन भी कर लिया कॉलेज। लेकिन वहाँ पर जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई अशोक, तू इस चीज़ के लिए नहीं बना है, तेरा दिल कहीं और है और तू कुछ और करना चाहता है। तो मैं वहाँ से मुड़कर वापस आ गया और मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ज्वाइन करना है कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहाँ पर आर्ट से रिलेटेड कुछ होता है। और घर वालों ने बोला भैया क्या सड़क पे बैठ के भीख मांगोगे, मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो वो उस वक्त 3 ही चीज़ें होती थी, या तो इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या लॉयर, और उसमें से मैं किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा था। तो वहाँ पर फिर जंग स्टार्ट हुई हमारी घर वालों के साथ, और लड़ते झगड़ते एडमिशन तो नहीं हुआ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, मतलब वो माने नहीं, पर मैंने मतलब अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली एंड आई जॉइंड अ कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पढ़ी। लेकिन वहाँ पर ही मुझे मतलब मेरे पिताजी ने ही मुझे एक कैमरा दे दिया, पेंटेक्स K1000, और वहाँ से मेरा ये फोटोग्राफी का खेल स्टार्ट हुआ। और जो आर्ट से मेरा नाता टूट चुका था, वो मैंने जितनी भी भड़ास थी वो सारी फोटोग्राफी करके उस कैमरा से निकालनी चाहिए। और फिर बस उसके बाद मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ये फोटोग्राफी का कीड़ा चढ़ा, बहुत धक्के खाए, और तभी मुझे ज्ञात हुआ कि मैं तो फोटोग्राफी करना चाहूँगा ज़िंदगी में। मुझे पता नहीं था कि कैसे करेंगे, कहाँ जाना है, क्या होगा, इससे पैसे कमाते हैं नहीं कमाते हैं, बस मुझे करना था, मुझे सीखना था। तो वही मेरी शुरुआत थी, और वही मुझे तभी पता चला था कि मैं मतलब फ़ोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात आती है स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी की, स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी मेरी स्टार्ट हुई अराउंड 2007-8 में, जब जब तक 2007-8 था मैंने सिर्फ फैशन करा था और एडवर्टाइजिंग फ़ोटोग्राफी करी थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर कि जिस मैगज़ीन के लिए मैं काम कर रहा था वो मैगज़ीन्स बंद हो गई, और मुझे एक ऑप्शन मिला कि मैं एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट एक न्यूज़पेपर में काम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मतलब मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं थी कि फ़ोटो जर्नलिज्म क्या होता है, मैं फिर भी कूद गया। मैंने कहा मैं ट्राई करके देखता हूँ। बहुत मुश्किल हुई शुरू में, क्योंकि जब आप फैशन और एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, आप बॉस होते हो, आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हो, चाहे वो ये लाइट्स हैं, चाहे कैमरा है, चाहे लुक है, चाहे वॉट। बट फोटो जर्नलिज्म में कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। और वहीं पर फिर मेरे को पता चला कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी नाम का कोई कीड़ा होता है, उसके बारे में मैंने जानना चाहा और उसके बारे में पता करना चाहा। और फिर मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया कि मैं हर रोज़ एक पिक्चर अपने लिए करूँगा, और वो होगी स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो शुरू में तो बहुत फुद्दू पिक्चरें करी, मतलब कुछ समझ नहीं थी कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए, क्या होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। काफ़ी रिसर्च करी और लोगों का काम देखा, और मेरे असाइनमेंट जो होते थे उसके बीच में मुझे टाइम मिलता था तो मैं बस निकल पड़ता था और कुछ पिक्चर्स करता था। पर बिना नागा मैंने 1 साल एक ब्लॉग स्टार्ट करा, और वहाँ पर मैं हर रोज़ एक पिक्चर डालता था। वो अच्छी थी या बुरी थी वो आज मुझे रियलाइज़ होता है, लेकिन वो जो 1 साल का मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसने मेरा बहुत हेल्प करी कि फ़ोटो जर्नलिज्म को भी समझने में मुझे बहुत हेल्प हुई, किस तरह से फ़ोटो जर्नलिज्म में काम करते हैं। वो काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी और फ़ोटो जर्नलिज्म दोनों मतलब एक जैसी ही चीज़ें हैं, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी का जन्म भी फ़ोटो जर्नलिज्म से ही हुआ है। तो ये 2007 की बात है कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में कूदा, और तब से अब तक कर रहा हूँ, और हमेशा मेरा छोटा वाला कैमरा मेरे पास रहता है। तो ये है कहानी हमारी स्ट्रीट फोटोग्राफी की। सर इसी के साथ एक सवाल ऐसा आता है कि मैंने रिसेंटली आपके कुछ वीडियो देखे जहाँ पे आप लोगों के फोटोज रिव्यू करते हैं, और आपने लोगों को कहा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सबमिट करने के लिए, और जी कई लोगों ने जो फोटो सबमिट किए सर, तो उसमें से आपने कहा कि नहीं ये फोटो जो है स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है। सर मुझे जानना है पर्सनली, और बाकी लोगों को ये जानना होगा, आई एम वेरी श्योर, कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में सर वो क्या फ़र्क है जिससे हम परख सकते हैं हाँ ये दोनों में ये डिफरेंस है, तो हम स्ट्रीट फोटोग्राफी को ढंग से कर पाए सर। देखिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी भी एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी टोटली कैंडिड पिक्चर्स होती हैं, जहां पर आपको नहीं पता होता कि आपको क्या मिलेगा और क्या शूट करने जा रहे हो आप। मतलब जब हम स्ट्रीट करने जाते हैं तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या पिक्चर खींच के लाऊंगा भी या नहीं लाऊंगा।
तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्री डिसाइडेड नहीं होता। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, हम किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं तो हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, हमको पता होता है कि हमें किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है, हम किस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ एक पिक्चर भी स्ट्रीट फोटोग्राफी हो सकती है और वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में फॉल कर सकती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में आप पहले से प्री प्लान्ड होते हो, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या होंगे और आप उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी वाला ट्रीटमेंट देते हो। लेकिन वहाँ पर एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स होती हैं जो जुड़ के एक कहानी बनाती हैं, जबकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक पिक्चर ही पूरी कहानी कहती है। तो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी हुई जहाँ पर हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और स्ट्रीट फोटोग्राफी हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी जब हम कर रहे हैं तो कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल तक चलते हैं, या इट डिपेंड्स अपॉन द स्टोरी। कई होते हैं जो 1 हफ्ता चलेंगे, कई होते हैं जो 10 घंटे चलेंगे, 15 घंटे चलेंगे। सो इट इज़ अ प्री डिसाइडेड स्टोरी विच यू आर वर्किंग ऑन, बट गिविंग अ ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम कैंडिड पिक्चर्स करते हैं, उसी तरह से हम डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में भी कैंडिड पिक्चर्स कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक कहानी को डेवलप कर रहे होते हैं अलग अलग पिक्चर्स के द्वारा, जिसमें कि एक मेन पिक्चर होती है जो पूरी कहानी कहती है, फिर हम उसके लिए सपोर्टिंग पिक्चर्स खींचते हैं, फिर एक एंडिंग पिक्चर होती है जो उस कहानी को एंड करती है। प्लस डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में आप कैप्शंस भी लिखते हो, आप स्टोरी लिखते हो साथ में कि क्या हो रहा है इसमें, ये आदमी था, ये गरीबी से उठा, या जो भी आपकी स्टोरी है, तो आप उसके पूरे कैप्शंस लिखते हो। लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी में कोई कैप्शंस नहीं होते, मैं अपना नज़रिया एक पिक्चर के द्वारा अपने व्यूअर्स को देता हूं और फिर वो अपनी कहानी अपने दिमाग में उस पिक्चर को देख के डेवलप करते हैं। तो उसमें 99% यू आर नॉट गिविंग कैप्शंस टू योर स्ट्रीट पिक्चर्स, बट डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में आपकी जो सीरीज ऑफ पिक्चर्स हैं उसको सपोर्ट करती है आपकी रिटन स्टोरी भी, जो उसके साथ लिखी जाती है। तो ये मोटा मोटा फ़र्क है स्ट्रीट फोटोग्राफी में और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में। तो जो लोगों को ये पता नहीं था, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, कि दोनों उनके बीच में बहुत एक फाइन लाइन थी, जो सर ने बहुत क्लियरली अब समझा दी हमें। तो इसके आगे जब सर का कोई कॉन्टेस्ट आएगा और हम अपने फ़ोटोज़ भेजेंगे तो हमको अब समझ में आएगा कि किस तरह की फ़ोटो स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है और किस तरह की फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कहलाती है। तो आई होप ये आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। और जो मेरे साइड के दर्शक है और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर का बहुत ही बढ़िया चैनल है अशोक वर्मा के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूँगा। प्लीज़ उसके जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर का सिखाने का अंदाज़ जो है वो बहुत ही निराला है, बहुत ही अलग है। पता नहीं चलता कि सर कब आए, कब सिखाए और कब चले गए, और उसमें इतना एनर्जी होता है कि मैं तो उनकी काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और सारे लोग उनके काम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। प्लीज़ प्लीज़ उनका चैनल जाके देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वो एक चैनल नहीं है, वो एक फ़ोटोग्राफी का एक इंस्टीट्यूशन है और एक एनसाइक्लोपीडिया। और मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत में ये बात मैंने खुद ने देखी है। और मैं खुद उनके लास्ट वीडियो से जक्सटापोजिशन और रेपुटेशन से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी। तो प्लीज़ पीपल डोंट लूज आउट ऑन द गोल्ड माइन, वो बहुत ही अच्छा चैनल है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आजकल देखा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी जो है लोगों को काफ़ी इम्पेशेंट कर रही है। हर किसी को लगता है कि मैं मोबाइल से फ़ोटो खींच के मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा, मैं ट्रेंड करूंगा और इतना मैं पैसा कमा सकता हूं। तो सर ये थोड़ा लाइट इस पर प्लीज़ थ्रो कीजिए कि मोबाइल इज़ ओनली अ डिवाइस टू स्टार्ट योर जर्नी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू पर्सन प्रोफेशनल असाइनमेंट जो है आपको नहीं मिलेगी उससे। तो सर थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा लाइट दीजिए हमें सर। देखो, मेरा जो मानना है कि मोबाइल कैमरा से आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो, लेकिन अगर आप फोटोग्राफर हो तो मोबाइल से बहुत अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हो। तो प्रॉब्लम यही है कि लोग सोच रहे हैं कि वो देख रहे हैं काम उन लोगों का जो मतलब पहले से ही इस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर हैं और वो मोबाइल यूज़ करके अच्छी पिक्चरें खींच रहे हैं, और वो फिर कोशिश करते हैं कि वो भी कुछ वैसा करते हैं जादू मंतर, और वो बस रातों रात चमक जाएगा सब कुछ। तो मोबाइल से भैया अगर किसी को फोटोग्राफर बनना है तो मोबाइल से आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी आती है, अगर आप एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर हो जिसको फोटोग्राफी के रूल्स पता है, जो फोटोग्राफी को समझता है, तो मोबाइल से आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि मोबाइल को सिर्फ मोबाइल की तरह यूज़ करें, और उसको ये मत सोचिए कि आप वो DSLR के बराबर है या मिररलेस कैमरा के बराबर है। ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को यही आ रही है कि वो सोच रहे हैं कि जैसे पिक्चर्स या जैसे कंटेंट को वो देख रहे हैं जो कि DSLR से खींचा हुआ है,
वो मोबाइल के कैमरा से भी वैसी पिक्चरें खींच सकते हैं। और उनमें से ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो ये करते हैं कि वो भैया रात को भी उनको मोबाइल कैमरा से पिक्चर नहीं लेनी है, जबकि रात को मोबाइल कैमरा मर जाता है, लेकिन नहीं, उन्हें तो वैसी पिक्चर्स करनी है। तो वो सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो अपने डिवाइस को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, एंड विद इन दैट लिमिटेशंस डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट द कॉन्टेंट, द पिक्चर्स आर नॉट मेड इन द कैमरा। तो क्या हो रहा है कि मोबाइल से फोटो खींची, स्नैपसीड में डाली, लाइट रूम में डाली, या फोटोशॉप भी डाउनलोड करा हुआ है, और लेके पिक्चर की शार्पनेस बढ़ा दो, पिक्चर की सैचुरेशन बढ़ा दो, कलर चेंज कर दो। वैसे पिक्चर्स नहीं बनती हैं और वैसे फोटोग्राफर्स नहीं बनते हैं। आप वहीं पर अटके रहोगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो मेरा ये मानना है। तो सर आपने अभी जो बताया ये एकदम वैलिड पॉइंट है कि लोग क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे एस्टैब्लिश फोटोग्राफर की फ़ोटो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो डीएसएलआर की जगह मोबाइल से खींची गई है और वो सेम रिजल्ट उनको मोबाइल में ही चाहिए। और सर ये जो मेगापिक्सल का जो आज ट्रेंड चला है, मतलब जो अलग ही कुछ गेम चल रहा है मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल। तो सर ये मेगापिक्सल का इम्पोर्टेंस कितना है फोटोग्राफी में? लोग क्यों इसके पीछे इतना भाग रहे हैं सर? लोग नहीं भाग रहे हैं इसके पीछे लोगों को भगाया जा रहा है। जो कंपनीज हैं वो आपका काट रही हैं, और वो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए कि भाई आज हमारे पास 12 मेगापिक्सल का था, कल 32 का हो गया, फिर 50 का हो गया, फिर 100 का हो गया। ट्रस्ट मी, मेगापिक्सल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी बहुत अच्छी पिक्चर्स खींच सकता है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर पिक्चर्स। तो लोगों के सिर्फ दिमाग में जो चीज़ें बिठाई जा रही हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, चाहे वो सोनी है, चाहे वो निकॉन है, चाहे कोई भी कंपनी है, वो सिर्फ लोगों का काट रहे हैं। मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी, डिजिटल कैमरा से 12 मेगापिक्सल से भी पिक्चर्स खींचते थे, और आप मानोगे नहीं, उससे होर्डिंग साइज़ की पिक्चर्स, जो कि मतलब बहुत बड़ी पिक्चर्स होती हैं, वो भी प्रिंट हो सकती हैं। द थिंग इज़ कि आप शूट कैसे करते हो, आप उसको एक्सपोज कैसे करते हो, और आपको प्रिंटिंग की कितनी नॉलेज है। तो ये मेगापिक्सल्स सिर्फ एक मिथ है, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। If somebody really wants to learn photography and somebody really wants to do photography, they should work कि फोटोग्राफी काम कैसे करती है, पिक्चर्स कैसे बनती हैं, कैमरा किस तरह से चलता है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, और कॉन्सेंट्रेट करो अपने कंटेंट के ऊपर। मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता। आप 100 मेगापिक्सल का कैमरा भी ले लो, लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी की नॉलेज नहीं है तो आप उसकी माँ बहन एक ही करोगे। वेरी वेल सेड सर। कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो जिस तरह से वो लोगों को भगा रहे हैं अपने एल्गोरिथम को प्लीज़ करने के लिए। इंस्टाग्राम कहता है कि रील्स बना लो, यूट्यूब कहता है आप शॉर्ट बना दो। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप ट्रेंड नहीं करोगे, आपको लाइक नहीं मिलेंगे, आपको फॉलोअर नहीं मिलेंगे। और लोग क्या करें सर, जो उनके अंदर का जो अपना असली कलाकार है, जो उन्हें पसंद नहीं करना, वो लोग वो नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ट्रेंड आपको बोल रहा है कि ये इस तरह से काम करो तो ही आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो लोग अपना जो खुद का हुनर है वो छोड़ के, जिसमें वो एक्सपर्टीज करते हैं या जिसमें वो अच्छे हैं, वो छोड़ करके लोग इस ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। तो ये ट्रेंड को फॉलो करना कितने हद तक सही है सर? सी आई फील दैट आपको अपने काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको अपने काम के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, ना कि आप उसके गुलाम बनो, उसको अपना गुलाम बनाओ। आपके पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के पीछे आप इसलिए मत पड़ो कि मुझे वहाँ से फॉलोअर्स मिलेंगे। आप इंस्टाग्राम को इस तरह से लीजिए कि ये मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, फ्री का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ पर मैं जैसी पिक्चर्स करता हूँ या जैसा काम मैं करता हूँ, मैं वहाँ पे वो काम डिस्प्ले कर सकता हूँ, एंड इट विल रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप इंस्टाग्राम की जो फैसिलिटी है, आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। अगर आपको रील्स बनानी है और आपका काम है फोटोग्राफी का, तो आप रील्स बनाकर आप अपनी फोटोग्राफी को डिस्प्ले करो, ना कि आप ये सोचो कि यार वो लड़का तो नाच रहा था तो उसको पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ मिल गए, तो मैं तो फोटोग्राफर हूँ, मैं तो नाच नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी नाचूंगा क्योंकि उससे शायद मेरा वीडियो वायरल हो जाए। नहीं, आप फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफी को लेकर आप रील्स भी क्रिएट करो। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप फोटोग्राफी को लेकर आप स्टोरीज बनाओ, लेकिन आप उसके पीछे या उसके नीचे दब के काम मत करो। आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो, तो आप फायदे में रहोगे, आपको डेस्परेशन नहीं होगा। और जो फॉलोअर्स आने हैं, जो बाकी के जो लोगों को लगता है कि इससे फॉलोअर्स आ जाएंगे या मेरी मतलब रीच बढ़ जाएगी, वो बढ़ेगी। वो तभी बढ़ेगी जब आप यूनिक हो, जब आप वो दिखा रहे हो जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप अच्छे हो। अगर आप
मैं फोटोग्राफर हूँ और लेकिन मैं मतलब लगा हुआ हूँ जी, मैं तो रील बना रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ सड़कों पे जाकर, गानों के पीछे नाच रहा हूँ, तो ना तो मैं वो अच्छे से कर पाऊंगा ना मैं वो अच्छे से कर पाऊंगा। तो जिसका काम उसी को साजे और करे तो भैया कुछ कुछ बाजे। तो वो नहीं करना चाहिए और वही करना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो। एंड ट्रस्ट मी, जिसमें आप अच्छे हो उसी में आप एक्सेल करोगे। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, आज नहीं तो कल वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। द रूल इज़ नॉट टू गिव अप एंड किसी चीज़ के मोहताज मत बनो। लोगों आप खुद ट्रेंड सेट करो एंड लेट अदर पीपल फॉलो दैट ट्रेंड, ना कि आप ट्रेंड के पीछे भागो। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सर, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि क्या होता है कि कई बार हमें जिससे हम इंस्पायर्ड होते हैं या वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उनका काम कर जो देख के हम चाहते हैं कि हम भी एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट करें, उसको कॉपी करके हम कुछ बनाए। तो ऐसे में चलो ठीक है, आप वो प्रोसेस सीख जाओगे, मगर आप लाइफ लॉन्ग अगर किसी को देख के उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ नहीं बनोगे, आप उसकी वो ओरिजिनल कॉपी की अब जेरॉक्स बन के रह जाओगे। तो अपना एक एक जो है ना, एक अपना एक नाम बनाओ, अपना एक स्टाइल बनाओ कि जब एक दिन इंस्टाग्राम कोई खोले तो और वो स्क्रॉल करे अपने फीड में तो उसको लगना चाहिए कि अरे ये बंदे का काम है। कि आज जब हम अशोक सर का काम देखते हैं तो जिस तरह से वो फोटोज खींचते हैं, मुझे उनका नाम देखने की जरूरत भी नहीं है। वो लाखों पोस्ट में या हजारों पोस्ट जो मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, जैसे ही उनका फोटो का टॉप 20% भी स्क्रॉल के फीड में मुझे डिस्प्ले पे दिख जाता है ना, मुझे पता चल जाता है कि अशोक सर का ये काम 100% उन्हीं का होगा। तो इसी तरह से अपनी ऐसी छाप बनाओ, अपनी ऐसी पहचान बनाओ कि लोग जब देखें तो आपका नाम देखने की जरूरत नहीं है, आपका काम देख के लोग पहचान जाए कि ये आप ही ने किया। सर सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एंड द थिंग इज कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ओरिजिनल। मतलब आज के टाइम पे लोग अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को वो पहचान ही नहीं रहे हैं एंड दे आर जस्ट लिविंग इन द शैडो ऑफ अदर पीपल। सो अगर आप अपनी शैडो में दूसरे लोगों को ला सकते हो तो दैट इज योर विक्ट्री and that can be done, that is possible. The only thing is just try to be original. Don't get influenced by each and everybody you see. आप देखो दूसरों के काम से इंस्पिरेशन लो, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। जिस दिन आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो फिर आप उसके नीचे दब के मर जाओगे। तो वो दब के नीचे मरना नहीं है, आपको ऊपर ही रहना है। आपको सिर्फ देखना है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अशोक क्या करता है, क्या लाइटिंग होती है, किस तरह से फ्रेमिंग करता है। लेकिन अशोक को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जितने भी लोग हैं हम सब यूनिक हैं। हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो उसको वो बनाती है जो वो है। पर हम अपने ऊपर ही डाउट करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं यार वो अच्छा है, और जब वो अच्छा हो जाता है तो जो हमारी अच्छी क्वालिटी थी वो ख़त्म हो जाती है और हम वहीं पे मर के ख़त्म हो चुके होते हैं। और फिर मतलब थोड़े दिनों में ना हम फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर एंग्जाइटी होती है, फिर हम परेशान होते हैं। हाँ, तो उस चीज़ में एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, करते रहो। ट्रस्ट मी, एक दिन सब आपको देखेंगे और सब आपसे पूछेंगे भाई ये कैसे हुआ था। तो यही रूल है, सिर्फ सिंपल सा रूल है कि भैया इन्फ्लुएंस मत हो, इंस्पायर हो। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड सर। कई सारे यंगस्टर्स जो हैं जो आज फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल से, तो उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि वो जंप वो कब मारे फ्रॉम अ मोबाइल टू एनी बेसिक कैमरा। वो कैमरा 25,000 का क्यों ना हो, वो क्रॉप सेंसर क्यों ना हो, मगर वो जंप कब मारे सर ये इनको पता नहीं चलता है और वो बेचारे वो मोबाइल फोटोग्राफी में रह जाते हैं और फिर थोड़ी सी देर हो जाती है। तो सर ये आप बता पाएंगे थोड़ा सा आइडिया, एक आइडिया कि कब एक सीरियस फोटोग्राफर को मोबाइल से एक कैमरा पे जंप मारना चाहिए ताकि वो आगे निकल जाए सही मोमेंट पे? सर मतलब जिस दिन जिसको लगे कि मुझे फोटोग्राफी करनी है वो जंप उसी दिन मार लेना चाहिए। मतलब मोबाइल कैमरा को एक वो नहीं बनाना, बैसाखी नहीं बनानी है अपनी। अगर आपको लगता है कि आपको फोटोग्राफी करनी है, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो मोबाइल कैमरा को छोड़ दो। फोटोग्राफी सीखोगे सिर्फ कैमरा से ही, मोबाइल कैमरा से आपको फोटोग्राफी नहीं आएगी। मोबाइल कैमरा की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मुझे फोटोग्राफी करनी है तो भैया कैमरा ले लो, सबसे बेसिक कैमरा ले लो, सेकेंड हैंड कैमरा ले लो, कोई सा भी कैमरा ले लो, लेकिन कैमरा के ऊपर आना पड़ेगा। किताबों में पढ़ के अलग चीज़ होती है, जब आप एक्चुअली फील्ड में उतरते हो, जब चीज़ आपके हाथ में होती है, जब मशीन आपके हाथ में होती है, तभी समझ में आता है भाई अपर्चर क्या है, शटर क्या है, और ISO क्या होती है, ये कैमरा का लेंस कैसे काम करता है, इसको फोकस कैसे करना होता है, तभी समझ में आएगा। पढ़ पढ़ के देख देख के कुछ नहीं होने वाला। फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट डूइंग, इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग और सीइंग लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़।
देखो, लेकिन उसके बाद करना है। तो जिस दिन आपको लगता है कि मुझे करना है तो भैया कैमरा ले लो, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके लिए ये नहीं है कि मैं पहले 2 साल मोबाइल से फोटोग्राफी करूंगा फिर उसके बाद मैं कैमरा लूंगा। आपको लग रहा है आपको जाना है इसमें तो ले लो, पछताओगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे कि मोबाइल जो डिवाइस है इतना पतला है, स्लिम, उस पर जो शटर है वो छोटा सा वाइट बटन है, इसको आप तो एक उंगली से महज दबा देते हो और एक फ़ोटो खींच जाती है। जब आप हाथ में कैमरा बाकायदा होल्ड करते हो और उसके अलग अलग जगह पर जो एपेचर का सेटिंग होता है, शटर का होता है, आईएसओ का होता है, तो आप साइमल्टेनियसली तीनों अपनी उंगलियां घुमा के वो विद प्रेजेंस ऑफ माइंड आप उसको चेंज कर रहे हो और आपको जो फोटो खींचने का जो मज़ा आ रहा है, कैमरा को होल्ड, आप यकीन मानो जिसने अभी तक कैमरा होल्ड करके ठीक से फोटोग्राफी नहीं की, जब आप एक कैमरा अपने हाथ में होल्ड करके जब फोटो लेते हो ना भाई, उसमें एक अलग ही रुबाब ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में आता है कि हाँ यार ये हुई ना फोटोग्राफी। ना कि मोबाइल एक पतला सा डिवाइस लेके एक गोल बटन दबाने से फ़ोटो मिल गई। तो एक इन्वेस्टमेंट अपने कैमरा में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है फोटोग्राफी में आपको जाना है तो धीरे धीरे करके पैसे जमाइए। देखो पेरेंट जो है हमारे, वो हमारा एजुकेशन सारा पूरा करते हैं। किन किन पेरेंट्स में को प्रॉब्लम होता है कि एक कैमरा दिलाने के लिए, बिकॉज इंडिया में खास करके हमारे भारत में जहाँ हम रहते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली जो कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर आपका ड्रीम है तो आप स्लोली पैसा जमाइए। अगर लगता है कि 30,000 का कैमरा है, आपने 15,000 जमा कर लिए हैं, तो बाकी का 15,000 आप एटलीस्ट आपके पेरेंट से बोल सकते हो कि भाई मैंने इतना किया, आप मुझे इतनी हेल्प कर दो। आई थिंक आपके पेरेंट खुश होंगे कि यार उसने अपने आप से खुद से उतनी इतनी मेहनत करके इतने पैसे जमाए। बाकी के पैसे आपको अपने पेरेंट से शायद मिल जाए, या तो आपको पूरा पैसा 15,000 ऊपर दे दे, या तो आपको एक छोटा सा एक कंज्यूमर लोन लेके कैमरा दिला दे। तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे, कहीं पे आपको अपने पैसे जोड़ने पड़ेंगे और आपको दिखाना पड़ेगा कि मुझे सही में इसमें लगन है, फोटोग्राफी में मुझे कैमरा चाहिए। अपनी जर्नी की प्रति मैंने अपने कदम उठाने शुरू कर दिया, मैंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए, और आपके पेरेंट जब आपके वो एफर्ट को देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि वो पीछे हटेंगे नहीं आपको एक कैमरा दिलाने के लिए। क्या लगता है सर आपको ये? मुझे तो यही लगता है कि किसी को भी अपने पेरेंट्स को बोल के कैमरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, मतलब ये नहीं कि अभी 12वीं करिए बस पापा कैमरा दिला दो। आप पढ़ाई पूरी करो, कॉलेज करो, एंड उसके बाद जॉब करो। सोचो कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो और पैसे अपने पैसों से कैमरा खरीदो। मतलब मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और जिनको लगता है कि सिर्फ ये एक ज़रिया है कि भाई अब मुझे कॉलेज नहीं करना पड़ेगा और बस कैमरा पापा दिला देंगे और उनके पैसे खर्च करवा दें। नहीं, कैमरा आप अपने पैसे से लोगे तो आपकी सीरियसनेस का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि ये कितनी मुश्किल से आया है, एंड देन यू विल बिकम मोर सीरियस टुवर्ड्स फोटोग्राफी, एंड यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट बेसिकली। क्योंकि मुफ्त की चीज़ जब मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो और पैसे कमाना स्टार्ट करो, और कोई कसम नहीं खाइए कि भाई 14 साल की उम्र में ही तुम्हें फोटोग्राफी करनी है या 18 साल की उम्र में ही फोटोग्राफी करनी है। फोटोग्राफी कभी भी करी जा सकती है, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ तब फोटोग्राफी करो। उससे पहले बिल्कुल कतई ना सोचें उसके अंदर कूदने की। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे सर ने कहा ना कि प्लीज़ पढ़ाई पूरी कीजिए, जो भी आपका मास्टर्स हो, आपके बेसिक ग्रेजुएशन हो। इसके अलावा देखिए पढ़ाई के अलावा लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं, मगर पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज जब आप 4 लोगों के बीच में खड़े रहते हो और आप जो बेसिक जनरल नॉलेज पे ही बात करते हो, आपने पढ़ाई लिखाई की नहीं, आपने जनरल नॉलेज गेन ही नहीं किया, तो 4 लोगों के बीच में आप खड़े रह के कैसे बात करोगे? तो पढ़ाई जो है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ का बेस है, जो भी है उसके आगे है। तो ये सर ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। सर आप जो कॉन्टेस्ट रन करते हो, कई बार लोगों को बोलते, चलो आज मैंने बीच में देखा आपने एक कॉन्टेस्ट रन किया जहाँ पे आपने लोगों को कहा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी रिलेटेड मुझे रेड थीम चाहिए और उसमें एक ही फोटो भेजना है। तो मैंने उस पर देखा कि कई लोगों ने रेड तो डाला ही नहीं थीम में, और एक ही जगह लोग 4-4 फोटो भेजे जा रहे। तो सर ये लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है ये अंडरस्टैंड करना है कि कितना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। 2 चीज़ें सिंपल चीज़ें है कि आपको रेड कलर चाहिए थीम में और एक जो है आपको एक ही फोटो भेजनी। तो लोग क्यों नहीं समझ पाते सर? व्हाट इज द प्रॉब्लम हमारे जनता में? ये क्या ये लोग ऐसे सीरियस नहीं है या ऐसे ही मजा ले रहे हैं? हमारा क्या है ये सर? ये मज़ा नहीं ले रहे हैं। बेसिकली ये सारे वो लोग हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है करना। तो आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी में मतलब कुछ नहीं करा है, एंड मतलब दिस इज़ अ फैक्ट।
उन्हें मतलब एक बंदा मुझे बोलता है कि सर वो पिक्चर का नाम कैसे चेंज करते हैं। तो जिन लोगों को ये तक नहीं पता है कि पिक्चर का नाम कैसे चेंज करते हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि 4 रूल्स हैं उसको फॉलो कैसे करते हैं, या वो 4 लाइनें पढ़ लें, तो उससे बेसिकली उन लोगों का कैरेक्टर पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि उनकी बैकग्राउंड क्या है या वो कितने डेस्परेट हैं। तो पीपल आर जस्ट डेस्परेट, they don't respect other people, they don't respect the guidelines, and these people will not reach anywhere. ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं एंड कहीं नहीं पहुंचेंगे। उनको लगता है कि सर के वीडियो में मेरा नाम आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सिर्फ उतना सा है। तो वो अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, वो अपना कैरेक्टर झलका रहे हैं हमारे सामने, एंड इट इज़ रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग दैट दीज पीपल दे थिंक दे आर फोटोग्राफर्स। तो वो लोग फोटोग्राफर्स नहीं है, एंड आई जस्ट वांट टू फिल्टर देम। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को मैं फिल्टर कर दूं और वो बाहर निकल जाएं। और ये एक बहुत अच्छा जरिया है जब मैं ऐसे कॉन्टेस्ट के बारे में कुछ अनाउंस करता हूं और वहां पर जब इस तरह के लोग हरकतें करते हैं तो आई जस्ट फिल्टर देम आउट। सो ये सिर्फ यही दिखाता है कि लोग डेस्परेट हैं, एंड प्लस उनको कुछ नहीं पता है कि फोटोग्राफी किस चीज़ का नाम है। बस वो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लिख सकते हैं DM फॉर कोलैबोरेशन। अभी 2 पिक्चर खींची नहीं है, DM फॉर कोलैबोरेशन, आई एम अ फैशन फोटोग्राफर, आई एम अ स्ट्रीट फोटोग्राफर। ये लिखना बहुत आसान है, और एक अच्छा सा नाम बना दो कि वो मैं पता नहीं क्या कौन सा वाला भैया और ये वाला भैया, तो अलग अलग से नाम लगा देते हैं वो लोग, एंड दे डोंट रियली नो व्हाट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट। सो it's shame on them, and it will not lead them anywhere. वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वो अपने आप ही फिल्टर होके इधर उधर पड़े होंगे। 2 दिन का शौक चढ़ता है उनको और उसके बाद वो ठंडे होके बैठ जाएंगे। तो जो सीरियस हैं वो आ जाएंगे और जो सीरियस नहीं वो सब अपने आप फिल्टर होके साइड हो जाएंगे। सो दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आपने सही बोला कि कुछ लोगों को सीरियसनेस नहीं है, उनको सिर्फ आपके इंस्टाग्राम के हैंडल पे या आपके इस पे पोस्ट में उनका कहीं पे बस नाम आ जाए, वो एक रात की चांदनी उन्हें मिल जाए, बस उसके बाद उनको फोटोग्राफी से ना कुछ लेना है ना देना है। हाँ। तो सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ, बहुत सारे देश में लोग अभी हैं क्या जो किया जाए। सिर्फ डेस्परेट हैं और जो सिर्फ अटेंशन चाहते हैं आपका। वो आपको 2 गालियां भी दे देंगे। मेरे वीडियोस में कितने नीचे लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो इट्स जस्ट दे वांट अटेंशन, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है बेसिकली। तो कोई तो पूछे, सीधे तरीके से नहीं जवाब दे रहा कोई, तो भैया गाली लिख दो, अशोक को गाली दे दो। तो गाली दे देंगे तो फिर अशोक को गुस्सा आएगा, फिर अशोक को गुस्सा आएगा तो अशोक कुछ करेगा, पर नहीं, अशोक को गुस्सा नहीं आएगा। वो अपना कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एंड मुझे मतलब मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे दिखा दिया कि वो क्या है बेसिकली। सो इट्स जस्ट दैट। सर देखिए, आज मुझे 20 महीने हो गए यूट्यूब पे, मुझे भी काम करते हैं लगातार, मैं भी काम कर रहा हूँ। आप तो 4 साढ़े 4 साल से काम कर रहे हो। तो सर क्या है कि जब हम कंटेंट बनाते हैं, आप बनाते हो, मैं बनाता हूँ और दूसरे लोग जो बनाते हैं, तो सर हम लोग जो काम कर रहे हैं ना सर, ये सेल्फलेस जॉब है। ये हमें किसी से पैसे नहीं मिले, ना किसी ने हमसे कहा है। आपको अपने ऑडियंस से, आपके आर्ट से मोहब्बत है, मुझे फोटोग्राफी से मोहब्बत है, मुझे अपने ऑडियंस से मोहब्बत है। तो ये हम लोग जो है ये एक गिविंग नेचर से लोगों को एडुकेट कर रहे हैं सर। पर कभी कभी ऐसा एक पॉइंट आ जाता है या आया है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी आया होगा कि आपने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई जिसमें सही में आपने बहुत जान डाल दी सर। बिकॉज क्या है ना सर, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब एक यूट्यूब वीडियो बनता है, एक बात को प्लीज समझिए आप कि अशोक सर हूँ, मैं हूँ और दूसरे कंटेंट क्रिएटर हैं। वो जो 24 घंटे की जब ये बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उसमें से हम अपना मी टाइम मतलब हमारे लिए जो टाइम हम रखते हैं ना, जिसमें हम टीवी देख सकते हैं या हम हमारे फ्रेंड के साथ कहीं मूवी जा सकते हैं या तो हम बस सो सकते हैं, उस टाइम में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी भी आज फ्राइडे रात है और इंडिया में रात के 11 बज रहे हैं और सर के वहाँ 9:30 बज रहे हैं। तो ये टाइम पे सर और मैं टीवी देख सकते थे, मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा सकता था, पर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम आपको कुछ नॉलेजेबल देंगे सेशन के थ्रू। तो प्लीज़ कंटेंट क्रिएटर्स को आप सपोर्ट कीजिए सही ढंग से और उनको मोटिवेट कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बना पाए। अशोक जी, आपको कभी ना कभी ऐसा कभी बॉदर हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत कर दी मगर जो मैं डिजर्व करता हूँ, जो मुझे पता है सर आपका चैनल बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है, मगर वो नहीं मिलता है, तो अंदर से कुछ आवाज़ तो आती होगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा कहीं पे दुख की फीलिंग आती होगी बिकॉज आखिर हम सब इंसान ही हैं। नहीं सी, देखिए ये दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर। प्लस आपने बोला कि हम सेल्फलेसली बना रहे हैं, सेल्फलेसली बना रहे हैं, लेकिन आई कांट फोर्स अदर पीपल। मतलब मुझे भी गुस्सा आता था शुरू में कि यार एक मैंने इतना अच्छा वीडियो बनाया, मतलब और वो कहीं पहुंचा नहीं, किसी ने देखा नहीं, एंड इट्स जस्ट गोइंग वेस्ट। तो आया, लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ मैंने वीडियो अपनी मर्जी से बनाया। मैंने किसी को बोला नहीं था कि क्या कहते हैं मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ या मैं वीडियो बनाऊँगा। मैंने अपनी मर्जी के लिए बनाया वीडियो, जो भी रीज़न था, ठीक है।
एंड प्लस जी मैं बोल रहा हूं कि मैंने बहुत मेहनत करी है, पर अगर वो मेहनत किसी को नहीं दिख रही है एंड इफ इट इज मतलब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है जी, मैं रात को जगा, मैंने ये कैमरा बड़ी मुश्किल से खरीदा, मैंने ये माइक बड़ी मुश्किल से खरीदा, दैट इज नोबडी आस्क्ड, मेरे से किसी ने बोला नहीं था कि भाई तू जाके खरीद ले कैमरा, मेरे को लगा तो मैंने खरीदा। मैंने कितनी मेहनत करी है वो मेरे को लगता है या मुझे पता है, तो मैं उस चीज़ को जाकर किसी को बोलूं कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज हम तो चलो वीडियोज़ ही बना रहे हैं सर, मूवीज़ बनती हैं, करोड़ों रुपए की मूवीज़ बनती हैं जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्ट डायरेक्टर होता है, बेस्ट डायरेक्टर होता है, बेस्ट स्टार्स होते हैं। वो आपका जो व्यूअर है वो जाता है उस मूवी में, 5 मिनट में वो बाहर आके वो डिसाइड कर लेता है ये पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी। तो अब वो डायरेक्टर बाहर खड़ा होकर बोले कि यार मैंने तो इतने करोड़ों रुपए लगाए, मेरे को तो 25 साल की एक्सपीरियंस था, मेरी पिक्चर क्यों फ्लॉप हो गई? सुभाष घई की पिक्चर कैसे फ्लॉप हो सकती है, या अनुराग कश्यप की पिक्चर कैसे फ्लॉप हो सकती है? अनुराग कश्यप ने तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई थी। तो सर इट इज़ नॉट इन माई हैंड दैट पीपल विल लाइक माई कॉन्टेंट, पीपल विल लाइक इट, या कि मैंने कितनी मेहनत करी है उसके बेसिस पे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इट इज़ अप टू द व्यूअर्स कि वो उनको क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है। सो अगर मुझे करना है तो मैं करता रहूँगा, अगर किसी दिन किसी को कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी, जो हो सकता है मुझे बिल्कुल भी अच्छी ना लगी हो, जो हो सकता है मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे बनाई हो, वो चीज़ें लोगों को पसंद आ जाती हैं। सो देर इज़ नो फिक्स्ड फार्मूला फॉर एनीथिंग टू गेट हिट और गेट लाइक्स और गेट सब्सक्राइबर फ्रॉम पीपल। आई लाइक डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। आप आज हम बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आपको ठीक लगा, आपने मुझे बोला कि अशोक चलो हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, मुझे ठीक लगा, मैंने एग्री करा, हम दोनों बैठ के यहाँ वीडियो बना रहे हैं। एंड समटाइम्स इवन द एल्गोरिदम वर्क्स अगेंस्ट यू, देयर ऑल्सो यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है फ्री का, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है फ्री का, आप वहाँ पर जो कर सकते हो आप बना के वीडियो डालो। अब जो उनके रूल्स हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करो, हो सकता है किसी दिन कुछ हिट हो जाए। तो आप अगर मैं किसी को देख के बोलूँ यार ये तो बिल्कुल बेकार वीडियोस बनाता है, इसकी तो वीडियोस हिलते हुए होते हैं, लाइट भी अच्छी नहीं होती है, बोलना भी नहीं आता है, आवाज़ भी सही नहीं है, फिर भी इसको 50,000 लाइक्स मिल रहे हैं, तो वो फिर ये हुआ कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो। वही है कि आप अपना कर्म करो एंड डोंट थिंक अबाउट द फल। फल मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने तो कुछ सीख लिया, मैं तो वीडियो बनाना सीख गया, मुझे साउंड के बारे में पता चल गया, मुझे कलर करेक्शन के बारे में पता चल गया, मुझे एडिटिंग के बारे में पता चल गया। सो आई एम एटलीस्ट लर्निंग समथिंग। तो मैं इसको अब इस तरह से देखता हूँ, मैं इसको उस तरह से नहीं देखता हूँ कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी, मेरे वीडियोज़ को लाइक क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इट्स जस्ट दैट। तो अशोक जी, कमिंग बैक टू द फोटोग्राफी एस्पेक्ट, अगर आपको चॉइस दिया जाए स्ट्रीट फोटोग्राफी पे स्पेसिफिकली, तो आपका वो कौन सा एक लेंस होगा जो आप बाहर ले जाएंगे? बिकॉज आपको चॉइस है एक ही लेंस शूट करने का, तो प्लीज़ बताइएगा सर। मैं अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मेरी सबसे बड़ी चॉइस होगी 1635 या 18mm फिक्स लेंस। तो ये दो हैं जो जादू वाले लेंस हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, और मैं इन्हीं दोनों को प्रेफर करूँगा। और अगर कोई बोलता है कि भाई एक ही लेंस ले जा सकते हो तो फिर 18mm फिक्स लेंस। ओके सर, स्पेसिफिकली क्यों ऐसा कि 18mm ही, मतलब जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। ओके 18mm एक अच्छी वाइड एंगल लेंस है जो हम स्ट्रीट जब कर रहे होते हैं तो हमको एनवायरनमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड प्लस जब आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे होते हो तो इवन एट द लोएस्ट अपर्चर, इफ यू आर शूटिंग ऑन f2 यू विल गेट अ वेरी गुड डेप्थ ऑफ फील्ड। क्योंकि हमारा स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सब कुछ शार्प चाहिए। जो फोरग्राउंड है वो भी शार्प चाहिए, जो बैकग्राउंड है वो भी शार्प चाहिए, लेफ्ट में जो है, राइट में जो है, सब कुछ शार्प चाहिए। तो अगर मैं लो लाइट में भी शूट कर रहा हूँ, मैं f2 पे भी शूट कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ शार्प मिलेगा, प्लस अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। प्लस ये जो लेंस है ये बहुत कॉम्पैक्ट लेंस होता है, तो जब हम स्ट्रीट में होते हैं तो हम लोगों को दूसरे लोगों को ये नहीं दिखाना होता है कि भाई मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर हूँ और मेरे पास देख कितना लंबा लेंस है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट हाउ यू कैप्चर दैट कैंडिड मूवमेंट। और कैंडिड मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आपका जो इक्विपमेंट है वो बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो मेरे लिए जो मेरा एक कैमरा है मैं उसमें 18mm लेंस ही यूज़ करता हूँ। एंड वो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट लेंस है, लोगों को पता भी नहीं चलता मैंने कब पिक्चर ले ली और कब मैं वहाँ से निकल गया। तो आप दूसरे लोगों को दिखा नहीं रहे होते हो कि आप फोटोग्राफर हो बेसिकली। बिल्कुल सर, मैं हमेशा आपसे सुनते आया हूँ कि एक फोटोग्राफर वो होता है जो फोटो चोरी करके निकल जाता है, बस किसी को पता बिल्कुल लगे बिना। बिल्कुल जी जी। सर,
कई लोगों का एक दिक्कत ये आता है और कॉमन क्वेश्चन ये आता है जो मैं आंसर नहीं कर पाता बिकॉज आई एम नॉट अ प्योर स्ट्रीट फोटोग्राफर कि लोगों को डर रहता है कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर अगर बन जाऊँ, मैं रास्ते पे चला जाऊँ फोटो निकालने के लिए, कोई मुझे अटैक कर जाए, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, ये सोच में ही ना सर कई लोग बाहर निकल नहीं पाते और वो डर के अपने घर में ही बैठ जाते हैं। सर ऐसे लोगों को आप क्या वो एक टिप दोगे कि जो उनको थोड़ा सा स्पेसिफाई करेगा या उनको थोड़ा सा वो डर उनका निकालेगा और वो जाके स्ट्रीट पे फोटोग्राफ कर पाएंगे? सर देखो, सब मैं औरों का तो नहीं बता सकता, खुद का बता सकता हूँ। मुझे भी पहले बहुत डर लगता था। डर सिर्फ आपको इस चीज़ का लगता है कि दूसरा बंदा क्या बोलेगा और उसको पता चल जाएगा कि आप उसकी फ़ोटो ले रहे हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी पिक्चर ले रहे हो। अगर आप वो कर पाते हो और दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता है कि आप उसकी पिक्चर ले रहे हो, तो डर की कोई बात नहीं आती है वहाँ पर। मतलब उसको पता ही नहीं है कि आप पिक्चर ले रहे हो, तो वो लड़ेगा क्यों आपसे, वो आपसे झंझट क्यों करेगा। तो जो मेन काम है एक स्ट्रीट फोटोग्राफर का वो ये है कि वो अपने आप को किस तरह से इनविजिबल बनाता है, और उसमें उसकी मदद करता है उसका कैमरा, कि आप एक छोटा कैमरा अपने पास रखो। दूसरी चीज़ है जो मदद करती है कि आप अपने कैमरा को साइलेंट मोड पे रखो। तीसरी चीज़ जो है कि आप अपने कैमरा से स्ट्रगल नहीं करो। आपको अपने कैमरा की इन एंड आउट नॉलेज होनी चाहिए कि आप वहाँ पे खड़े होके आप अपर्चर सेट कर रहे हो, शटर स्पीड सेट कर रहे हो, आईएसओ सेट कर रहे हो, तो आपका कैमरा पहले से रेडी होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी है वो ये है कि मैं अपना कैमरा अपने व्यू फाइंडर अपनी आँख के ऊपर रख के पिक्चर नहीं लेता हूँ। आई शूट विदाउट सीइंग माई पिक्चर्स। लाइक मैं व्यू फाइंडर के थ्रू नहीं देखता हूँ, ना मैं बैक स्क्रीन के थ्रू देखता हूँ। मैं वेस्ट लेवल से 99.99% पिक्चर्स मैं वेस्ट लेवल से खींचता हूँ बिना व्यू फाइंडर में देखे हुए। तो जब आप अपने कैमरा को अच्छे से समझ जाते हो, आपको पता है कि आपका 18 mm का लेंस लगा है, उसका एंगल ऑफ व्यू कितना है, आपका कैमरा साइलेंट मोड पर है, और आप वहाँ पर एक फुद्दू बंदे बन के खड़े होते हो, जैसे कि आप खोए हुए हो, आप टूरिस्ट हो, तो कैमरा आपका सिर्फ शोल्डर पे लटका हुआ है और आप पिक्चर ले रहे हो, और आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसे पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी पिक्चर ली गई है। आज जो मैंने अपनी पिक्चर डाली है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, ब्लैक एंड वाइट, आई एम सो क्लोज टू द सब्जेक्ट, आई एम सो क्लोज टू हर, एंड उसको पता नहीं है कि मैंने पिक्चर ली है उसकी। और दुबई जैसी जगह में यहाँ पर पिक्चर खींचना अलाउड नहीं है ऐसे, लेकिन मैं वहाँ पर भी पिक्चर खींच के लाता हूँ। वो सिर्फ यही रीज़न है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करो और खूब सारी प्रैक्टिस करो। जिस दिन आप ये कर लोगे, कोई डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों की शक्ल के सामने जाके अपना इतना बड़ा कैमरा ले जाके और उनके सामने उनकी फ़ोटो खींच रहे हो। मतलब तो कोई भी आके आपसे लड़ेगा, कोई भी बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहा है, किसकी पिक्चर ले रहा है तू, मेरे बच्चे की पिक्चर ले रहा है, मेरी दुकान की पिक्चर ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो कैंडिड पिक्चर कैसे मिलेगी? कैंडिड पिक्चर तभी मिलेगी जब किसी को पता ही नहीं चला कि आपने पिक्चर ले ली है। तो ये कलाकारी करना सीखना ज़रूरी है। सर ये कैसे पॉसिबल है कि आप वेस्ट लेवल पे बिना देखे फोटो शूट करते हैं? मतलब ये ये काफ़ी प्रैक्टिस लगी होगी ये चीज़ करने को, बिकॉज ये जी बिल्कुल प्रैक्टिस लगी है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल एंड आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। सो मतलब इट इज़ पॉसिबल। आजकल के जो कैमराज हैं ऑटो फोकस अपने आप करते हैं सर, तो आपका फोकसिंग आपको पता है, ठीक है। आप वाइड एंगल लेंस यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि इसका एंगल ऑफ व्यू इतना है, अगर मैं 3 फीट तक जाऊंगा तो मेरे को क्या क्या मिल रहा होगा इस फ्रेम में, ठीक है। और आप साइलेंट मोड पे शूट कर रहे हो तो दूसरे बंदे को पता ही नहीं चल रहा कि पिक्चर भी खिंच रही है या नहीं खिंच रही है। तो इट्स सिंपल अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। मतलब मेरी पिक्चरें देखिए आप, सारी पिक्चरें ऐसी ही हैं, 99% ऐसी हैं। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेस्ट लेवल से पिक्चर्स खिंची हुई हैं सारी। तो मैं बिना देखे पिक्चर खींचता हूँ एंड मतलब और स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको पिक्चर्स नहीं मिलती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने आज गया हूँ और मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं तो मुझे पिक्चर्स मिलेंगी। कभी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। बट द थिंग इज़ कि आई प्रैक्टिस, आई डू इट एंड आई गेट इट। सर ये काबिल तारीफ है, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है इस तरह से ये करना। तो देखिए सादिक जी, इंसान का दिमाग बहुत 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 तेज़ होता है। इंसान का दिमाग कुछ भी कर सकता है। अगर आप ठान लेते हो और आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने करा है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इट इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। एब्सोल्युटली। सर ये आपका जो हैशटैग है सबकी ली जी, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? बहुत इंटरेस्टिंग हैशटैग है। तो सर इसका
जन्म कैसे हुआ और मतलब हाउ डिड इट कम इनटू प्रैक्टिस मैं जानना चाहूंगा सर। मुझे मतलब इसका जन्म आई एम लाइक आई मैं बताया था ना, मैं लिखता था पहले, तो वो लिखने की जो कीड़ा है वो वहीं से है। एंड सबके लिए मतलब लोगों को लगता है कि मैं शायद लोगों की खिंचाई कर रहा हूँ, या जब मैं फीडबैक दे रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं उनका बुरा चाह रहा हूँ। लेकिन द फैक्ट इज़ कि मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ। एंड आई एम जस्ट गिविंग देम अ चैलेंज। मैं सिर्फ उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि तुमने बेकार पिक्चर ली है और अगर इसको ठीक करना है तो आई गिव यू अ चैलेंज, आप कर सकते हो, मैं तुम्हें उकसाऊंगा। और उसमें से जो सही बंदे होते हैं, जो उस चीज़ को सही तरीके से लेते हैं, वो सीख कर आगे भी बढ़े हैं और वो बहुत कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। तो जो लोगों को लगता था कि मैं सबकी लेता हूँ, तो ये कहानी वहाँ से शुरू हुई कि सबकी ली। और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने सबकी पिक्चर ली है, मतलब फ्रॉम फिल्म स्टार्स टू बिग पर्सनालिटीज़ टू फैशन टू एवरीथिंग, तो मैंने सबकी ली पिक्चर्स। तो सिर्फ इतनी सी बात है। तो थोड़ा सा लोग मुस्कुरा लेते हैं इसको देखकर, थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट दिस इज़ हाउ आई गॉट दिस वर्ड, सबकी ली। मज़ेदार चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार। सर ये Q&A जो राउंड है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जाएंगे रैपिड फायर राउंड में। उसमें जाने से पहले एक आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और आपने ऑन द स्पॉट कुछ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके हाउ यू ओवरकेम दैट चैलेंज। आई एम श्योर बहुत से ऐसे चैलेंज आए होंगे, मगर एक जो आपको याद है अभी के लिए बहुत प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम हुई थी मगर आपने ऑन द स्पॉट उसको कैसे रिजॉल्व किया था? उत्तरी ऐसी प्रॉब्लम, हाँ, एक मेरे को याद है कि मैं एक बार एक फैशन शूट कर रहा था और हम लोगों को सनसेट पे फैशन शूट करना था। फीमेल मॉडल है हमारे साथ, हम समुंदर में, मतलब हमें वो बीच के ऊपर शूट करना था जिसमें मॉडल पानी के अंदर है एंड मैं भी पानी के अंदर हूँ एंड सनसेट हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ 5 या 6 मिनट थे जिसमें कि हम आर्टिफिशियल लाइट भी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि फिल इन लाइट यूज़ कर रहे थे, फ्लैश लाइट। और मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट था जो लाइट पकड़ के मेरे साथ साथ था एंड मैं शूट कर रहा था। तो उस वक्त हमारे पास वायरलेस जैसे ट्रिगर करने के लिए वायरलेस रिमोट नहीं था, तो हम वायर के थ्रू ही कनेक्ट करते थे कैमरा को और वो लाइट फ्लैश होती थी। तो मॉडल रेडी थी, मैं रेडी था, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीबडी वॉज रेडी। और हमने अभी 2 शॉट्स लिए थे और वो जो वायर थी वो निकल गई लाइट में से और वो पानी के अंदर गिर गई। अब पानी के अंदर, हाँ, वो पानी के अंदर गिर गई और हमारे पास टाइम नहीं है, सब कुछ भाग रहा है, अब वो चल नहीं रही है, तो अब क्या करें। तो उसमें मेरे पास एक छोटी तार पड़ी हुई थी फ्लैश की, जो नॉर्मल जो हम कैमरा के ऊपर फ्लैश लगाते हैं उसकी एक केबल पड़ी हुई थी, पर वो इतनी छोटी थी कि अब लाइट को मैं अपने आप से दूर नहीं रख सकता था। तो जो मेरा असिस्टेंट था, मैंने उसको बोला तू यही तार लगा, एंड मैं जहाँ जहाँ मूव कर रहा था वो लाइट को वहाँ मूव कर रहा था, क्योंकि जब मैं शूट करता हूँ फैशन तो आई कीप मूविंग, लाइक आई टेक डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। तो बेचारा वो जो मेरे साथ असिस्टेंट था वो भी पानी में डूबा हुआ है आधा, मैं भी पानी में डूबा हुआ हूँ, मॉडल पानी के अंदर है, सनसेट डाउन हो रहा है एंड वो केबल छोटी सी केबल है एंड प्लस मतलब उसको भी मेरे साथ मूव करना है और हमें पिक्चर्स लेके उस वक्त ही डिलीवर करनी है। तो वो शूट हुआ विद इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ दिस ऑल सिचुएशन एंड मैंने उस वक्त वो दिमाग लगाया कि इस तार को यूज़ कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से शूट कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एंड टिल नाउ पीपल से कि ये पिक्चर तुमने कैसे ली, मतलब जो लाइट को बैलेंस करना है। और मैं लाइट मीटर से रीडिंग नहीं ले रहा था उस वक्त, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस काम आया कि मुझे पता था कि इतनी दूर ये फ्लैश लाइट होगी, क्योंकि जब हमने लाइट दूर रखी हुई थी तो उसकी रीडिंग अलग आ रही थी और जब लाइट बिल्कुल मेरे पास आ गई तो उसकी रीडिंग अलग आ रही है। तो वहाँ पर सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना अपर्चर चेंज करा एंड वी गॉट द परफेक्ट एक्सपोजर वेयर वी वर गेटिंग द सनसेट ऑल्सो इन द बैकग्राउंड, गुड लाइट ऑन द मॉडल एंड गुड लाइट ऑन द वाटर, इट वॉज प्रॉपरली बैलेंस्ड। सो ये एक कहानी है जो मुझे अभी याद आई है एंड दिस वॉज अराउंड 2006-07। सो या तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपके इंस्टिंक्ट काम आते हैं बेसिकली। तो दोस्तों ये जो कहानी हमने अब सुनी, जो इंस्टेंस जो एक्चुअली हकीकत में स्वर्गराज हुआ था, तो ये हमें क्या सिखाती है मैं आपको बता दूं। तो मैंने अभी समझा है कि जब आपको आपका कैमरा, आपके गेयर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता हो, आपको आपका हुनर, आपका टैलेंट, उसके बारे में आपने अच्छी स्टडी की है, वो तभी पॉसिबल है जब आपने कैमरा यूज़ किया है, उसको अच्छे से आपने रगड़ा है, तब जाके सर को उस टाइम पे वो जुगाड़ तो सर कर गए, मगर काफ़ी चीज़ उनके कैमरा की सेटिंग, जैसे सर ने मतलब एपर्चर के ऊपर भी डिपेंड थी।
तो जब हम एक नया कैमरा खरीदते हैं या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैमरा है उसके जो मैनुअल आते हैं ना वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर चीज़ यूट्यूब से हर चीज़ ऑनलाइन से नहीं पता चलती है। एक कारण है कि आज भी मोटी मोटी मैनुअल कैमरा आती है और मैंने अपने कैमरा के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया है और मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है कि मेरे कैमरा में ये भी है, ये भी है। अब तक मैं अपने कैमरा का अपना पोटेंशियल था सिर्फ 5% 10% यूज़ कर रहा था, पर जैसे मैं मैनुअल पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे कैमरा में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, पर मुझे पता ही नहीं उसमें ये चीज़ है, तो मैं इसका यूज़ कैसे करूँ। तो सर आपको लगता है कि मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है? मतलब ये मेरा अपना खुद का एक मानना है, अभी कभी काफ़ी लोगों से मैंने सीखा है। आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन दैट सर। मेरे को सर ये बहुत बड़ा कीड़ा है कि मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ उसके साथ जो मैनुअल आती है उसको पूरा पूरा पढ़ता हूँ। अभी मेरे कान में ये लगा हुआ है हेडसेट, इसके साथ एक मैनुअल आई तो मैं पूरा पढ़ूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है। सेम वे लाइक कोई भी नया कैमरा लेता हूँ मैं, कुछ है अगर आजकल जैसे मैनुअल्स नहीं आती हैं तो उनके PDF मिलते हैं ऑनलाइन, मैं पूरा पढ़ता हूँ शुरू से लेके आखिर तक। चाहे मुझे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने मोबाइल पर, बट आई रीड फुल मैनुअल। चाहे मैं मोबाइल हो चाहे अपना कैमरा हो, कुछ भी एनी इक्विपमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कंपनी ने इतनी मेहनत करी है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर दी होती हैं, तो आपको उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जब तक आप अपने इक्विपमेंट को नहीं समझोगे तो वो आपको नहीं समझेगा, और जब आप दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है एंड तभी आपको कूदना चाहिए आगे प्रोफेशनल काम में। जब तक आप अपने इक्विपमेंट को नहीं समझोगे तो प्रोफेशनल काम कैसे करोगे। तो Q&A राउंड था, हम यहाँ पे फिनिश करेंगे, मगर इसके आगे जो होने वाला है रैपिड फायर राउंड, मैं सर को 2 ऑप्शन दूंगा, बस उन्हें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से बस क्विकली वो एक ऑप्शन चुनना है। ज़्यादा नहीं, कुछ 6-7 होंगे। तो सर आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? मैं तो बिल्कुल रेडी, कतई रेडी। सर आपसे बातचीत करके वही लग रहा है कि आप तो यू आर एवर रेडी मैन, मतलब आप हर चीज़ का आपके पास जवाब है, तो आपका वो आपका तजुर्बा है। तो सर पहला सवाल जो है कि अगर आपको चुनना होगा तो आप किस में चुनोगे? आप मोबाइल को चुनोगे या आप गोप्रो चुनोगे? मैं गोप्रो को चुनूंगा। ओके, और फुल फ्रेम कैमरा या फिर मीडियम फॉर्मेट कैमरा? फुल फ्रेम कैमरा। ओके देन जो सर, मैं छोटा था काफ़ी, पर आपने तो ऑफकोर्स यूज़ किया होगा, जो रील कैमरा है आप वो प्रेफर करोगे शूट करना या आप डिजिटल कैमरा प्रेफर करोगे? इन प्रेजेंट सिनेरियो आई लाइक टू शूट विद डिजिटल कैमरा। सर बात अगर खाने पे आती है तो अगर आपके सामने छोले भटूरे हो और बिरयानी हो, आपको कहा जाए कोई एक में से आपको चुनना है, तो आप क्या चुनोगे? छोले भटूरे। ओके माय फेवरेट। या दिल्ली का खाना। यस। जो सोशल मीडिया जायंट्स है यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन दोनों में से अगर आपको चुनना तो आप क्या चुनोगे सर? यूट्यूब। ओके, आपका हम दोनों आप यूट्यूब पे हो, मगर कई लोगों को इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा ये दोनों तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। सर आप यू आर अ डे पर्सन और यू आर अ नाइट पर्सन? आई एम अ नाइट पर्सन। I don't know in what sense you are asking, but I feel कि मुझे रात को I become more creative. सर सभी का वही हाल है जो क्रिएटिव लोग हैं। मतलब दिन में क्या होता है कि यू आर गवर्न्ड बाय सो मेनी थिंग्स, मतलब घर का भी, काम का भी, उसका, पर शाम हो जाती है जब सब साइलेंट हो जाता है और आप अपने जोन में चले जाते हो, तो तब आपकी क्रिएटिविटी उभर के बाहर आ जाती है। जैसे कि अभी हम वीडियो भी रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि ना आपको कॉल आएगा अभी, ना मुझे कॉल आएगा, 99% तो नहीं आएगा, तो ये अभी हम एकदम फ्रीली ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। सर अगर आप फिल्म देख रहे हो तो आपको हॉरर और कॉमेडी में से आप कौन सा जॉनर चूज करोगे सर? कॉमेडी। ओके, तो हॉरर से आपको डर लगता है कि, मतलब आपको लगता नहीं यार ये ऐसा नहीं, मुझे कोई हॉरर मूवी मुझे अच्छी लगी नहीं, वो मुझे कॉमेडी मूवी ज़्यादा लगती हैं। तो वो मतलब डराती नहीं। मैंने बहुत देखी लेकिन कोई मज़ा नहीं आया, मतलब आई डोंट नो why people have not created some good horror movies, so इसलिए कॉमेडी मूवी इज बेटर। सर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको चॉइस दिया जा रहा है कि आपको मोबाइल साथ में होगा या तो फिर आपका वॉलेट साथ में होगा, तो आप दोनों में से कौन सी चीज़ को जो है सिलेक्ट करोगे सर? वॉलेट। ओके, एनीथिंग स्पेसिफिक? बिकॉज अगर वॉलेट होगा तो मैं मोबाइल खरीद लूंगा। बिकॉज सर आज क्या है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, तो लोग मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा शायद आप बोलोगे यार मेरे मोबाइल में ही मेरा वॉलेट आ गया, तो चलो ठीक है।
आई मीन आई ऑल्सो अग्री कि वॉलेट का जो फील होता है उसका मजा ही कुछ और होता है व्हेन यू हैव। पर आई डोंट कैरी वॉलेट, आपको बताऊं मैं जी। 2007 से आई हैव स्टॉप्ड कैरिंग वॉलेट। सो मैं वॉलेट, मेरे पास अगर कैश रखा होता है तो वो लूज होता है। तो मैंने एक बार मेरा वॉलेट खो गया था 2007 में गाड़ी में, एंड उसके बाद से मैंने वॉलेट लेना बंद ही कर दिया, मतलब रखता ही नहीं हूँ, जबकि मेरे को बहुत शौक था वॉलेट रखने का अलग अलग तरह के। तो या सर, तो लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि वुड यू प्रिफर बीच और माउंटेन? आई प्रेफर माउंटेन्स, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। सर, आपका कोई एक आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, बट आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में जो आपको लगता है आप बार बार जा सकते हो मगर क्या फिर भी है आप favorite? बोर नहीं होंगे? क्या है डेस्टिनेशन, हॉलिडे डेस्टिनेशन, या एनी कंट्री, एनी प्लेस, एनी सिटी, ऐसा I would love to go to Mauritius. I've been there, Mauritius, for around 2 months, but I would love to go there. And Mauritius is such a मैं तो मतलब पूरा ट्राई मारा था कि मैं मॉरिशस में सेटल हो जाऊँ। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एंड अगर अभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बाकी की बची ज़िंदगी वहीं पे गुजार दूँ। या ओह वाह। सर, जाते जाते सिर्फ 2 लाइन जो नए फोटोग्राफर्स के लिए आप उनको अपना आशीर्वाद ही क्यों ना समझे, या कुछ 2 गोल्डन वर्ड आपकी जो है आप उनको बोलना चाहेंगे जिससे उनका जरा हौसला अफजाई जो इसे हम कहते हैं वैसा कुछ हो जाए? मतलब न्यू कमर्स को? जी सर। ओके 2 शब्द जो नए बच्चे हैं उनको, कि भाई पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई पूरी करो, और दूसरी चीज़ जल्दी मत करो। जल्दी का काम शैतान का, और वो करना बेकार है। हैव पेशेंस, आप ज़रूर पहुंचोगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ स्ट्रेट टॉक का ये 5th एपिसोड यहाँ पे फिनिश होता है, यानी समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर हम मिलेंगे एक दूसरे स्ट्रेट टॉक वीडियो किसी और कलाकार के साथ। और प्लीज़ सर का जाके चैनल देखना, बहुत मज़ा आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूँ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड पीपल प्लीज़ बी सेफ। Thanks a lot for watching. नमस्कार. Thank you, Sadik ji. And it's like a big pleasure for me to have such a nice and lovely talk with you. तो I hope कि बाकी लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। एंड ये सारी बातें कोई प्लान्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हमने बातें करी हैं ये सब स्पॉन्टेनियस था, नथिंग वॉज प्लान्ड, एंड दिल से आई हैं ये सारी बातें। तो ये दिल की बातें हैं, तो आप ज़रा दिल पे लें और दिमाग लगा के काम करें, आप आगे बढ़ेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सर, वो आपका जो साइन आउट डायलॉग जरा बोल दीजिएगा। चाओ। क्या था, मैं खुद भूल जाता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ भाई, अपने घर जाओ। चाओ।